नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए दोस्तों ये नॉन स्टॉप टेस्ट नंबर 24। देखिए ये टेस्ट नंबर 24 का टेस्ट जो हुई थी वो पिछले दिन हुई थी, उसी का आज क्या है कि यहाँ पे डिस्कशन कराने वाले हैं, प्लस उन सभी का स्कोर कार्ड दिखाएंगे और मार्क्स दिखाएंगे जिसने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, लास्ट में दिखाएंगे कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। देखिए इस टेस्ट में आपको बताते हैं कि टोटल जो होता है वो 40 नंबर का टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपको 20 नंबर का क्या होता है कि जीके रहता है और 20 नंबर का जीएस रहता है। टोटल 40 नंबर का होता है। ये 10 मिनट का टेस्ट होता है, 10 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और उसका स्कोर कार्ड जो है हम नेक्स्ट डे, जैसे कि आज लेकर के आए हैं, इसका टेस्ट पिछले दिन हुआ था, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे कि आपका स्कोर कार्ड लेकर के आएंगे और दिखाएंगे कि आप कितना नंबर लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहां से पार्टिसिपेट करना है, टेस्ट में कैसे दे सकते हैं टेस्ट, ये आपको हम लास्ट में बता देंगे। ठीक है, तब तक के क्या कीजिएगा कि लास्ट तक के वीडियो को एंड तक के देख लीजिएगा, ताकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका भी आप देखते चलिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्योंकि देखिए जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं वे सभी के सभी, ये चीज जान लीजिए कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो एग्जाम होगी उसमें आपको काफी मदद करेगी, इसलिए बिल्कुल स्किप मत करके जाइएगा और लास्ट तक के जरूर वॉच कर लीजिएगा और लास्ट में देख लीजिएगा कि आप टेस्ट कहां से दे सकते हैं, आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि इस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एक एक करके हम डिस्कस कराते चलते हैं। बने रहिए अंत तक के, दिखाते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है टेस्ट का ये पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इस टेस्ट का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है देख लीजिएगा। इसमें ये चीज कहता है कि टंगस्टन का प्रतिरोध ताप बढ़ने से क्या होता है। टंगस्टन सबको पता होगा कि टंगस्टन का इस्तेमाल कहां किया जाता है, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं टंगस्टन जो होता है, ये टंगस्टन इसका इस्तेमाल जो होता है कहां पे किया जाता है, अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल टंगस्टन का जो है ये बल्ब में किया जाता है। कहां किया जाता है, बल्ब का, इलेक्ट्रिसिटी वाला बल्ब देखते हैं ना, उसमें टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं फिलामेंट के रूप में। किसका, फिलामेंट के रूप में करते हैं। अब ये चीजें ध्यान लीजिए, फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको पूछा क्या जा रहा है कि इसका प्रतिरोध ताप बढ़ने पे, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा। तो ये चीजें जान लीजिए कि टंगस्टन का प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के समानुपाती होती है। मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के समानुपाती होती है। जैसे जैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो सीधा सी बात है कि उसका भी टेम्परेचर क्या होगा कि बढ़ेगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरी नंबर जान लीजिए कि इसका गलनांक जो होता है वो काफी अधिक होता है। गलनांक ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ये गलनांक जो होता है वो काफी अधिक होता है, काफी अधिक होता है, ये जान लीजिए। और रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, मतलब कि प्रतिरोध, तो प्रतिरोध जो होगा वो न्यूनतम होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, न्यूनतम। इसका मतलब गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस पे, लगभग जान लीजिए कि 3500 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद जो है क्या होता है कि ये इसका फिलामेंट जो होता है वो गल जाता है या टूट करके भंगुर हो जाता है। जब बल्ब जो होता है वो दुधिया व्हाइट हो जाता है तब। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं टेस्ट का। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का अंतराल जो होता है वो सबसे अधिक इनमें से किसमें होता है। तो एनर्जी का सबसे ज्यादा डिफरेंस जो होता है, आपको लार्ज गैप जो होता है वो किसमें देखने के लिए मिलेगा। देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी बैंड का गैप अगर देखा जाए तो ये विद्युत रोधी यानी कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि यह क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत जो होता है वो पास नहीं करता है, वो पास नहीं करेगा। किससे नहीं करेगा, तो ये जान लीजिए कि कंडक्टर से पास नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, सो इसी को इंसुलेटर कहते हैं, अपने से धारा को प्रभावित नहीं होने देता है। बाकी ये जो होता है ये अति चालक होता है। ये क्या करता है अति चालक, कि ये काफी अच्छा चालक होता है, मतलब कि सुपर कंडक्टर होता है। बहुत अच्छा से इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध की मात्रा कहिए कि 9 के बराबर होता है। अच्छे से इसमें कनेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव होते रहता है। अर्धचालक होता है जिसमें अंशतः जो प्रवाह होता है। अर्धचालक आप लोग जानते हो, सेमीकंडक्टर, जिसमें अर्धचालक मतलब कि अंश के अंशतः जो है क्या होता है कि धारा प्रवाहित होते रहता है, अंशतः इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, पूरी तरह से नहीं होता है, ज्यादातर इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो होता है, लार्जेस्ट एनर्जी गैप जो देखने के मिलेगा आपको, ये विद्युत अवधि में यानी कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन जो होता है उसमें आपको सबसे ज्यादा गैप देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए टेस्ट का आपको तीसरा नंबर बता देते हैं। ये तीसरा नंबर है, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या बताना है कि एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होता कितना है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ दिया है। देखिए देखिए इसमें ये चीज जान लीजिए कि एनसीईआरटी से उठा करके इस टेस्ट में दिया जाता है ताकि आपको एग्जाम में काफी बेनिफिट करे। और एग्जाम में आपको पता ही है कि क्या होता है कि एनसीईआरटी से उठा करके ही दिया जाता है, तो एनसीईआरटी आधारित ही इसमें प्रश्न दिए जाते हैं ताकि आपको बेनिफिट करे एग्जाम में, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें दे दिया कि एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। एक डोमेन की अगर बातें कर लेते हैं उसमें परमाणुओं की संख्या जो होती है 10 के पावर 18 से लेकर के 21 तक की होती है। कितनी होती है? 10 के पावर 18 से लेकर के 21। 10 के पावर 18 से लेकर के 10 के पावर 21 तक के क्या होता है कि इसमें जो है परमाणु की संख्या होता है एक डोमेन बराबर, अगर पूछ दे तो। दूसरी चीज जान लीजिए कि एक डोमेन में आपको दे देगा, ये चीजें जान लीजिए कि एक डोमेन का आकार क्या होता है, साइज, समझे। साइज दे देगा कि साइज आखिर क्या होता है, एक डोमेन का साइज कितना होता है, ठीक है। तो एक डोमेन का साइज, ये तो आकार ना हो गया, इसमें परमाणु की संख्या हो गया कि कितना रहता है। साइज की अगर बातें कर लेते हैं तो साइज जान लीजिए कि 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, इसकी साइज जो होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। हो सकता है आपको जो है परमाणु संख्या पूछ करके इसका साइज पूछ देगा, इसका आकार पूछ देगा, तब क्या कीजिएगा, एक डोमेन बराबर जो होता है 1 मिलीमीटर इसका साइज होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल का एक बैरल जो है लगभग कितने के बराबर होता है। तो एक बैरल जो है आपको पता ही है, बैरल क्या होता है, बैरल जो है ये जैसे पेट्रोलियम हो गया ना, तो पेट्रोलियम को हम लोग क्या करते हैं कि गैलन में मेजर करते हैं। तो एक यहां पे दे दिया है कि एक बैरल बराबर कितने लीटर्स होते हैं, ये चीजें जानना है, ठीक है। तो एक तेल का एक बैरल जो होता है लगभग कितने बराबर होता है, 159 लीटर बराबर। कितना? 159 होता है। 159 लीटर्स इक्वल टू क्या होता है, एक बैरल होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अमेरिका में चले जाइएगा, कहां चले जाइएगा, यूएस में चले जाइएगा, तो यूएस का जो होता है इसका अलग ही होता है। यूएस का क्या होता है, इसका अलग ही होता है। लगभग ये चीजें जान लीजिए कि 22 लीटर माना जाता है इसका, 22 लीटर। ये अमेरिकन जो होता है लीटर होता है, उसको एक गैलन बराबर, एक गैलन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 गैलन कहते हैं। ये चीजें ध्यान रखना है। अमेरिका में चले जाइएगा। लेकिन ये क्या होता है कि ये जो होता है इंटरनेशनल होता है। बैरल क्या होता है कि इंटरनेशनल होता है, ये इंटरनेशनल होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये यूएस होता है, जो अपना यूएस क्या करता है कि इसको मापता है, मेजर करता है। तो यूएसई इकाई इसको कह सकते हैं हम। अगला नंबर देखिएगा, अगला नंबर दे दिया है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है। तो द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध जो है ये किसका निष्कर्षण है। द्रव्यमान होता है m और ऊर्जा होता है E। तो इन दोनों का संबंध जो होता है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है। तो आप पढ़े होइएगा आइंस्टीन का इक्वेशन, शायद आपको पता होगा आइंस्टीन इक्वेशन क्या होता है, E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। E क्या होता है कि ऊर्जा होता है, m क्या होता है द्रव्यमान, C जो होता है वो प्रकाश की चाल होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच को संबंध कहते हैं, ठीक है। तो ये आइंस्टीन साहब ने ही दिया था, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ऊर्जा का क्षेत्र का सिद्धांत इसमें क्या है, सापेक्षता के विशिष्ट ये दे दिया, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत दे दिया है। तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऊर्जा का सिद्धांत, ठीक है। तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखेगा। E बराबर mc स्क्वायर, द्रव्यमान ऊर्जा संबंधित जो निष्कर्ष निकलता है ये ऊर्जा के क्षेत्र में यानी सापेक्षता के सिद्धांत में जो है ये निकलता है, ये ऊर्जा के क्षेत्र में सिद्धांत। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आइंस्टीन की साहब के बारे में ये पूछा गया था। अब इसमें देख लीजिए, कहता है कि परमाणु बम जो है निम्नलिखित में से कहता है कि किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, ये जानना है, ठीक है। देखिए परमाणु सिद्धांत जो होता है वो किसके सिद्धांत पे काम करता है। परमाणु सिद्धांत जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। किसके, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे क्या होता है कि परमाणु बम जो है काम करता है। जैसे कि इसमें नाभिकीय विखंडन जब होता है तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स जो होता है वो क्या होता है कि टूट करके जो है दो बड़े बड़े जो है अलग अलग न्यूट्रॉन्स में टूट जाते हैं। फिर अलग जो है क्या होता है कि अलग न्यूट्रॉन्स टूटते हैं, फिर वो अलग जो है न्यूट्रॉन्स में टूटता है। इस तरह से क्या होता है कि भारी जो है इसका बमबारी होता है और इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा का क्या होता है कि निर्माण होता है, ठीक है। तो ये परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। नाभिकीय संलयन जो होता है, नाभिकीय संलयन पे जान लीजिए कि हाइड्रोजन बम होता है। हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है, या ये सूर्य जो होता है वो नाभिकीय संलयन पे ही काम करती है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश जो आता है, हम लोग सूर्य के अंदर जो क्रिया होती है, ठीक है, वो नाभिकीय क्या होता है कि संलयन होता है। अंदर जो क्रिया होती रहती है हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में, हाइड्रोजन से जो हीलियम का निर्माण होते रहता है वो आपका जो है ये नाभिकीय संलयन से होती रहती है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसमें अगला नंबर ये दे दिया कि निम्नलिखित में से कहता है कि इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश मतलब कि नेगेटिव चार्ज किसमें होता है। अगर नेगेटिव चार्ज की बातें कर लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज जो होता है किसमें होता है कि बीटा में होता है। ठीक है, इसको कभी कभी पॉजिटिव भी माना जाता है, कभी कभी नेगेटिव माना जाता है। कभी कभी ये चीजें दे देता है कि बीटा जो होता है वो कितना नेगेटिव होता है। ठीक है, देखिए बीटा जो होता है उस पर जान लीजिए कि कभी +1 चार्ज होता है, दूसरी चीज जान लीजिए कि +1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो यही होता है जो जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इस पे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसलिए इस बीटा पर क्या होता है कि नेगेटिव एक चार्ज होता है, नेगेटिव एक पॉजिटिव एक चार्ज होता है। तो नेगेटिव की बातें कर लिया, अल्फा पे क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है, तो ये है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, इस पे 0 होता है गामा पे, तो इसको ध्यान रखना है। बीटा पे नेगेटिव आवेश होता है। अगला नंबर देखिए, दे दिया कि कीड़ों और कीड़ों तथा उसे हानि पहुंचाने वाले कहता है कि तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। किसका? तो घरों में अगर कीड़ा है या कहीं भी कीड़ा होता है तो उसमें जो है किसका, किस वेब का इसमें इस्तेमाल करते हैं भगाने के लिए, ये जानना है। ठीक है, देखिए उसके लिए कीड़ा को भगाने के लिए जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वो किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव होता है। क्या होता है? अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव से क्या होता है कि कीड़ों को भगा दिया जाता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है उसकी जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज जो होती है, 20 किलो हर्ट्ज जो होती है उससे अधिक होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि मनुष्य कान नहीं सुन पाते हैं, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वही सुनते हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है कि कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें दे दिया कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। त्रिगुणात्मक बिंदु कहने का मतलब है कि जिसपे ठोस, द्रव और गैस तीनों जो है उसकी एक अवस्था में आ सके, वैसा पॉइंट हमें जानना है। ठीक है, तो वो पॉइंट जो होता है वो 273.15 केल्विन होता है, जिसको हम लोग जो है 0 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होता है कि ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, ये तीनों क्या होता है कि स्टेज जो है इस पे पाया जाता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस दे दे या केल्विन में दे दे 273.15 केल्विन, उसी पे ये तीनों होता है, एक ही अवस्था में होता है, एक अवस्था में पाए जाने का गुण होता है इसका। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि ट्रिपल पॉइंट कहते हैं इसको। तीनों ये है एक ही अवस्था में पाया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन यह कह सकते हैं। अगला नंबर दे दिया है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की, कहता है कि किस विधि के माध्यम से कणों की गति नहीं करते हैं। तो देखिए ऊष्मा में किसमें जो होता है कण की गति नहीं करता है, तो रेडिएशन में। रेडिएशन में क्या होता है कि कण का गति नहीं करता है। ठीक है, अगला नंबर देखिए, दे दिया है कि 1 किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का समतुल्य जो होता है वो कितना बार के बराबर होता है, ये जानना है। देखिए 1 केजी जो होता है, 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो होता है 0.1 बार के बराबर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा कि 1 केजी सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं कि पास्कल में मेजर करते हैं। क्या करते हैं? ये पास्कल में इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगले नंबर देखिए, कहता है कि यदि केस नली का व्यास अगर दुगुना कर दिया जाए तो इसे चढ़ने वाला जल की सतह की ऊंचाई कितना होगी। केस नली, मान लीजिए ये केस नली है, इसका व्यास अगर इसी व्यास को, जैसे कि मान लीजिए कि ये व्यास अगर जो है इसकी डी है, इसकी ऊंचाई h है, इसी को अगर कहता है कि व्यास को अगर दुगुना कर दिया जाए, इसका बड़ा व्यास जो है, ये जो व्यास है इसको 2d कर दिया जाए, तब उस कंडीशन में जल की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए इस कंडीशन में क्या होगी ये थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको बता देते हैं कि ऊंचाई जो होती है h, ये क्या होती है कि व्यास जो होती है उसकी क्या होती है कि यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे व्यास को दुगुना कीजिएगा तो ये क्या होगा, व्यास को आधा कीजिएगा तो ये दुगुना हो जाएगा। ये कंडीशन लेकर के चलिएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि व्यास को अगर हम दोगुना कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये ऊंचाई दोगुना हो जाएगा, 1/d हो जाएगा, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, दोगुना। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये आधा कर दिया जाता है, व्यास को आधा कर दिया जाएगा तब, तो उस कंडीशन में है ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि बता देते हैं, जैसे कि ये केस नली है, तो केस नली है, इसका क्या है कि व्यास जो है कम है, इसकी ऊंचाई देख लीजिए, इसकी ऊंचाई जो है ज्यादा चढ़ चुका है, और इसी में अगर हम व्यास जैसे जैसे इसको बढ़ा देते हैं, जैसे जैसे इसकी व्यास बढ़ गया तो यहाँ पे व्यास बढ़ गया, इसकी ऊंचाई क्या होगी कि कम गई। उसी तरह से यहाँ पे और व्यास बढ़ा दिए, इसकी ऊंचाई और कम गई, ये ऊंचाई इसकी कम गई। यहाँ पे और ज्यादा व्यास बढ़ा दिए तो इसकी ऊंचाई और कम गई। ठीक है, तो यही चीज होता है, इसको ध्यान में रखना है ये चीजें कि ऊंचाई जो होता है वो व्यास के क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होती है।
ठीक है, ऊंचाई जो होती है वो व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी व्यास क्या होती है कि घट जाती है, और जैसे जैसे व्यास को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होती है कि उसकी ऊंचाई घट जाती है। तो इसको ध्यान में रखना है। अगला नंबर दे दिया है कि जल के आयतन में परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो। देखिए 9 डिग्री सेल्सियस से अगर 3 डिग्री सेल्सियस कर दीजिएगा तो उसके बाद क्या आता है कि उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, आयतन में क्या परिवर्तन होगा ये चीजें जानना है। देखिए सबसे पहले तो ये चीजें जान लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि जल का महत्तम यानी पानी का महत्तम घनत्व जो होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे महत्तम घनत्व होता है। ठीक है, और ये जान लीजिए घनत्व जितने पे होता है उसका ठीक उल्टा क्या होता है कि आयतन होता है। ये चीजें ध्यान रखना है, उसका ठीक उल्टा क्या होता है कि आयतन होता है। तो 9 डिग्री सेल्सियस है, अगर मान लीजिए कि ये 9 डिग्री सेल्सियस है, 9 डिग्री सेल्सियस से गिर करके कितने डिग्री सेल्सियस पे आता है, 3 डिग्री सेल्सियस पे आता है। ये कितना 3 डिग्री सेल्सियस पे आता है। तो कहीं ना कहीं जाकर के ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। यहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम जो है इसका क्या होगा कि डेंसिटी होगा पानी का, मैक्सिमम डेंसिटी पानी का होगा। यहाँ पे अगर मैक्सिमम डेंसिटी होगा तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आयतन है तो आयतन क्या होगा कि यहाँ पे अधिक होगा, यहाँ पे अधिक होगा, यहाँ पे न्यूनतम होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा कि अधिक होगा। मतलब ये चीजें जान लीजिए कि पहले क्या होगा कि घटेगा, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये बढ़ना शुरू कर देता है। तो ये सबसे पहले क्या होगा कि ये बढ़ेगा आयतन, फिर उसके बाद जो है ये घटेगा, पहले घटेगा उसके बाद जो है ये बढ़ना शुरू कर देगा। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला नंबर देखिए, कहता है कि पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कहता है कि निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पेट्रोलियम का अगर मान लीजिए कि उसकी गुणवत्ता अगर बढ़ाना है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है, पेट्रोल की क्वालिटी को, तो उसके लिए क्या किया जाए, इसमें से हम किसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए पेट्रोल की गुणवत्ता जो है डिपेंड करती है ऑक्टेन पे। किस पे डिपेंड करती है, ऑक्टेन पे। अगर ऑक्टेन की संख्या जितना अधिक रहेगा पेट्रोल उतना ही अच्छा होता है। ये चीज जान लीजिए। ऑक्टेन कैसे बढ़ेगा, तो ऑक्टेन जो बढ़ता है क्या होता है कि टेट्रा एथिल सीसा होता है। ये 4th नंबर देख रहे हैं इसको, टेट्रा एथिल जो है लेड, ये टेट्रा एथिल लेड होता है। इसकी अगर इसको क्या करते हैं कि पेट्रोल में अगर मिला देते थे, मिलाने से ऑक्टेन की संख्या लगभग जान लीजिए कि 110 तक के पहुंच जाता है, जो सबसे बेटर माना जाता है। इसको पेट्रोल को क्या माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है पेट्रोल को यहाँ पे। तो ये टेट्रा एथिल बढ़ाने से क्या होता है कि ऑक्टेन की संख्या बढ़ जाती है। ऑक्टेन की संख्या बढ़ने से क्या होता है कि पेट्रोलियम का क्या होता है कि गुणवत्ता जो होती है वो कहीं बहुत अच्छा हो जाता है। लगभग ये चीज जान लीजिए कि अगर जो है 95 से प्लस अगर जा रहा है तो पेट्रोल की गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया है कि किडनी स्टोन यानी कि पत्थर जो होता है ये निम्नलिखित में से किसमें, मतलब उसमें क्या पाया जाता है। तो किडनी स्टोन जो होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि पथरी हो गया पेट में, तो उसमें क्या होता है, क्या मिला होता है। तो पहले ये चीजें जान लीजिए कि स्टोन जो होता है तो उसमें जान लीजिए कि क्या क्या मिला होता है। तो इस स्टोन की अगर बातें कर लेते हैं तो पहले ये चीज जान लीजिए कि कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम मिला होता है, प्लस इसके साथ जो होता है ऑक्जेलिक एसिड भी होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड भी मिला होता है इसमें। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड ये से तो पता है कि जितने भी क्या होता है कि खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि टमाटर हो गया, टमाटर में सबसे ज्यादा आपको क्या होता है कि ऑक्जेलिक एसिड देखने के लिए मिलता है। तो खाद्य पदार्थ जितना होता है लगभग उन सभी चीजों में क्या होता है कि ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो किडनी स्टोन जो होती है उसमें कैल्शियम और जो है ऑक्जेलिक एसिड दोनों मिलाकर के ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का ये स्टोन जो है पेट में होता है, किडनी स्टोन जो होता है इसमें। नेक्स्ट नंबर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है। आंसू गैस का घटक इसमें कौन सा है ये चीज जानना है। ठीक है, देखिए इसमें कंपोनेंट ऑफ टीयर्स गैस कहता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका ये करेक्ट आंसर होगा क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन क्या होता है कि आपका आंसू गैस का घटक होता है। क्लोरोपिक्रीन का कभी कभी सूत्र पूछ देता है या आपको सूत्र ही दे देगा, ये चीज जान लीजिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, Cl3CnO2 होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है कि क्लोरोपिक्रीन का रासायनिक सूत्र होता है। यही क्या होता है कि घटक होता है आंसू गैस का, जिसे पुलिस लोग या कहिए कि युद्धों में जो है इस्तेमाल किया जाता है या भीड़ भाड़ को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है आंसू गैस का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला दे दिया, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है किस रंग में सबसे कम होता है। देखिए प्रकाश ये संश्लेषण किस पे डिपेंड करता है, उसके तरंगदैर्घ्य पे, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है
कि प्रकाश संश्लेषण कितना अधिक होगा। अगर मान लीजिए कि वेवलेंथ जिसका अधिक होगा, वेवलेंथ अगर अधिक होगा, ये चीजें जान लीजिए, तरंग दैर्घ्य जिसको हम लोग कहते हैं, तरंग दैर्घ्य जिसका अधिक होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण क्या होगा कि अधिक होगा। प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, और जिसका वेवलेंथ जो होगा ये जान लीजिए कि कम होगा, उसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण कम होगा। तो सबसे अधिक जो है, अधिक का इसमें जो है वेवलेंथ पाया जाता है, अधिक इसमें पाया जाता है, और कम किसमें होता है, तो कम इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। लेकिन ये चीजें जान लीजिए कि अगर आपको ये नीला और जो है बैगनी कलर दे दिया है तो उसमें से हम किसमें मारेंगे। वैसे तो ऑप्शन आपका होगा क्या, ये बैगनी। बैगनी में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे कम होती है, उससे अधिक जो है ये ब्लू में होती है, और सबसे अधिक जो होती है लाल में होती है, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि सबसे अधिक होता है। इसलिए जो होता है क्या होता है कि प्रकाश का संश्लेषण जो होगा लाल में अधिक होगा, बैगनी में सबसे कम होता है। ठीक है, अगला नंबर देखिए, दे दिया है कि जिस जीवाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, जिस जीवाणु में कहता है आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेट्रो विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट्रो विषाणु। रेट्रो विषाणु क्या कहते हैं, आरएनए को रेट्रो विषाणु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चीज जान लीजिए कि आरएनए जो होता है, आरएनए जो होता है वो एक तरह से क्या होता है कि विषाणु इसमें पाया जाता है, जैसे कि एचआईवी हो गया, या बहुत सारे जो है कोविड वाले जो है विषाणु थे, ये इसी से आया था। ठीक है, आरएनए में ही पाया गया था, तो आरएनए को ही क्या होता है ब्रेक करके जो है उसको अलग किया गया था। ठीक है, तो ये रेट्रो विषाणु क्या होता है कि आरएनए अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं उसको रेट्रो विषाणु के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर देखिए, कहता है कि मानव में परनीयस एनीमिया जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है। परनीयस एनीमिया, परनीयस एनीमिया, एनीमिया कहने का मतलब क्या होता है कि ब्लड की कमी, ब्लड की कमी के कारण ही क्या होता है कि परनीयस एनीमिया। एनीमिया तो वैसे जानते हैं कि खून की कमी के कारण क्या होता है कि एनीमिया होता है, लेकिन इसमें परनीयस दे दिया था, इसमें कहीं ब्लड दिया नहीं है, लेकिन आपको पहचान लेना है कि क्या है क्या नहीं है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि विटामिन B12, इसमें B12, विटामिन B12 में क्या होता है कि आपका जो है ये जान लीजिए कि आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगर विटामिन B12 की मात्रा आपके शरीर में कम हो जाती है तो परनीसियस जो एनीमिया होने की ये संकेत होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर देखिए, कहता है कि मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों को विभेद करने के लिए उपस्थित होते हैं। तो मानव रेटिना जो होता है, आंख जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि कलर को पहचानने के लिए जो है उसमें क्या होता है कि एक तंतु होता है, उस तंतु को क्या कहते हैं ये चीजें जानना है। ठीक है, तो देखिए मानव के नेत्र में अगर बात कर लेते हैं तो एक तो रड होता है, एक कोन्स होता है, ये चीजें जान लीजिए। क्या होता है, एक रड होता है, एक कोन्स होता है। कोन्स जो होता है वही क्या करता है कि कलर को जो है डिफाइन करता है, मतलब पहचानने का काम करता है। इसमें कोन्स जो होता है ये चीजें जान लीजिए कि तीनों कलर के होते हैं, जो प्राइमरी कलर होता है वो तीनों होता है। ये प्राइमरी कलर जो होता है, प्राइमरी कलर कौन कौन सा होता है, लाल, हरा और लाहनी, लाल, हरा और नीला, ये तीनों कलर के क्या होता है कि कोन्स उसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका क्या होता है कि कलर हम डिफाइन कर पाते हैं कि कौन से कलर के हैं। और जिस आदमी में मतलब ये कोन्स नहीं होता है वो समझिए कि कलर को डिफाइन नहीं कर पाता है, वो क्या होता है कि कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, जैसे बताते हैं आपको, वैसे ऑप्शन पहले देख लीजिए, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये कौन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए आपको जैसे बताते हैं कि मानव का नेत्र हो गया, तो ये मानव का क्या है कि रेटिना वाला है, ये नेत्र है, ये रेटिना है, यहाँ पे रेटिना होता है। यहीं पे क्या होता है कि आपका इसका अगर जूम करके देखा जाए तो इस तरह के आपको फोटो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और इसमें होता क्या है ये चीजें जान लीजिए, जैसे कि ये आपको बताती है ये कोन्स होते हैं, क्या होते हैं, ये कोन्स होते हैं, ये कोन्स होते हैं और ये कोन्स होते हैं। ये तीनों कलर के क्या होता है कि कोन्स होते हैं, जो क्या होता है कि प्राइमरी कलर होता है, लाल, हरा और नीला जो होता है। अब बाकी ये जो देख रहे हैं आप थोड़ा सा, ये जो है ब्लैक कलर का, ये क्या होता है आपका कि रड होता है। क्या होता है, रड। तो ये सभी क्या होता है कि रड होते हैं, ये सभी रड होते हैं। यही तीन को क्या होता है कि आपका जो है क्या होता है कि कोन्स होता है, जो कलर को क्या करता है डिफाइन करता है। और डिफाइन करने के बाद ये क्या करता है कि यहां से तंत्रिका तंत्र से, ये तंत्रिका
ये तंत्र से क्या करता है कि मस्तिष्क में भेजने का काम करता है। मस्तिष्क क्या करता है कि डिकोड करता है कि उस चीज को कि कौन सा कलर है कौन सा कलर नहीं है। तो इसी कोन्स की वजह से अगर मान लीजिए कि मनुष्य की ये आंख में रेटिना के पास में अगर ये कोन्स अगर मौजूद ना हो तो आपको क्या होगा कि पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखना शुरू कर देती है। तो जितने जैसे कि जानवर हो गया, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, ये सब के आंखों में क्या होता है कि ये कोन्स मौजूद नहीं होता है। उससे क्या होता है कि रंग बिरंगे चीजें दिखती नहीं है, बल्कि क्या दिखती है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगला नंबर देखिए, कहता है कि साल्ट लेक स्टेडियम जो है किस शहर में स्थित है, ये चीज जानना है। साल्ट लेक शहर जो है किस जगह पे स्थित है, ये जानना है। देखिए साल्ट लेक जो है कहां पे है, कोलकाता में। कहां पे, कोलकाता में है। तो अभी तक के जो थे ये क्या थे कि आपका जो है साइंस के क्वेश्चन थे। और यहां से क्या है कि जीके प्लस स्टैटिक जीके जो है दोनों यहां से चलेंगे, स्टैटिक जीके। तो 20 क्वेश्चन जो है साइंस के खत्म हो गए हैं। यहां से अभी जीके और स्टैटिक जीके है, इसको देखते चलते हैं। देखिएगा अगला नंबर दे दिया कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, मोहम्मद शाह तुगलक था। मोहम्मद शाह तुगलक जो थे यही क्या थे कि ये आपका तुगलक वंश का अंतिम शासक थे। मोहम्मद तुगलक जो था ये किसके, गयासुद्दीन तुगलक जो थे उसी के ये पुत्र थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देखिए, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाई जाती है, ये जाना है। देखिए कोणार्क जो है ये क्या है कि ये कोणार्क जो है उड़ीसा में, कहां पे, उड़ीसा में क्या है कि एक कोणार्क शहर है। ठीक है, उसी पे क्या होता है, कोणार्क शहर में ही ये कोणार्क उत्सव मनाया जाता है। मंदिर है कोणार्क, ठीक है, उसी के सामने ये उत्सव मनाई जाती है। वहां पे क्या होता है कि ये नृत्य भी किया जाता है। जैसे कि कोणार्क में क्या होता है कि कथकली, जानते हैं कथकली। तो कथकली क्या होता है कि ये नृत्य होती है, तो मंदिर के सामने ही ये क्या होता है कि नृत्य करके ये उत्सव मनाई जाती है मंदिर के सामने में, उड़ीसा में। अगला देखिए यहाँ इसमें कि माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसान द्वारा किया गया था, यह क्या है। तो ये चीजें जाना है कि माइक्रोलिथ है क्या। देखिए सबसे पहले की अगर बातें कर लेते हैं जिस समय मनुष्य आए थे उस समय की बातें कर लेते थे। उस समय क्या थे कि बहुत छोटे छोटे औजार जो है इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है, मनुष्य के द्वारा। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे इस्तेमाल होते थे। उसके बाद ये धीरे धीरे हथियार क्या हुए कि डेवलप हुए थे, और उस समय जो है किसके इस्तेमाल किए जाते हैं हथियार, पत्थर के किए जाते थे। तो वो जो छोटे छोटे हथियार हुआ करते थे उसी को माइक्रोलिथ कहा जाता था। क्या, माइक्रोलिथ, पत्थर के औजार होते थे जो काफी काफी छोटे छोटे होते थे, उसी को माइक्रोलिथ कहते हैं। जैसे आपको बता देते हैं, ये माइक्रोलिथ है। ये बहुत छोटे छोटे औजार हुआ करते थे जो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो है इस्तेमाल किए जाते थे। ये तो ये छोटे छोटे पत्थरों के जो औजार होते थे, ये त्रिकोणीय होते थे या चौकोनीय कहिए, उस तरह के होते थे, काफी नुकीले होते थे। तो ये छोटे छोटे जो औजार होते थे इसी को माइक्रोलिथ कहा जाता था। इसको अगर देखिए हाथ में अगर पकड़ करके देखा जाए तो इतना जो है इतना छोटा होता था, लेकिन नुकीला होता था। इसकी अगर बातें कर लेते हैं तो लगभग कितने सेंटीमीटर के आसपास में होती थी, ये जान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर से लेकर के ये 5 सेंटीमीटर तक के जो है इसके हथियार की जो है लंबाई होती थी। जैसे कि तीर हो गया, भाला हो गया, उस सब में इस सब का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो इसका ही इस्तेमाल जो है सबसे पहले जो है मनुष्य किए थे, इसी को हम लोग जो है माइक्रोलिथ कहा कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है आपको कि महापाषाणों को खड़ा करके करने की जो है प्रथा लगभग कितने वर्ष से जो है शुरू हुई थी। देखिए महापाषाणों को जो है खड़ा करने की जो प्रथा हुई थी उसकी बातें कर लेते हैं तो लगभग 3000 ईसा पूर्व हुई थी। कितनी, 3000 ईसा पूर्व। अगला देखिए, कहता है किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान सभा की मांग की गई थी। देखिए किस वर्ष ये भारतीय राष्ट्रीय सभा के कांग्रेस संविधान की मांग, कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की थी और संविधान की जो है प्रथम बैठक कब कर ली गई थी, ये थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए संविधान सभा की अगर मांगे की बातें कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो वो जो है 1934 में की गई थी। कब की गई थी, 1934 में। इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी 1946 में। इतना में क्या हुई थी कि इसकी प्रथम बैठक की गई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उसके अध्यक्ष बने थे। अस्थायी तौर पे अध्यक्ष जो थे ये राजेंद्र प्रसाद जो थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे ये भीमराव साहब अम्बेडकर थे। तो ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सब क्योंकि पूछे जाते हैं, कभी कभी अस्थायी सदस्य ही पूछ देंगे, कभी कभी प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ देंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते रहते हैं।
अगला देखिए, दे दिया 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। देखिए आपको बताया था ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्या है कि संबंधित है। तो पहली जो है संविधान सभा में जो बैठक की गई थी यही 1946 में ही की गई थी, ठीक है। उस समय जो है अंतरिम रूप के रूप में अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे ये अपने भीमराव साहब अम्बेडकर थे। अस्थायी सदस्य के रूप में जो अध्यक्ष बने थे ये राष्ट्रपति जो थे, प्रथम राष्ट्रपति, तो उनको बनाया गया था। इसको ध्यान में रखना है क्योंकि पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद। अगला नंबर देखिए, कहता है किस महाद्वीप में देशों की संख्या जो है सबसे अधिक है। देखिए इसमें देशों की संख्या की अगर बातें कर लेते हैं कि किस देश में जो है सबसे अधिक जो है संख्या है, किस महाद्वीप में देशों की सबसे अधिक संख्या है, ये चीजें देखिए। देशों की संख्या की अगर बातें कर लेते हैं तो किसमें सबसे अधिक देशों की संख्या है? अफ्रीका में है। किसमें है? अफ्रीका में सबसे ज्यादा देशों की संख्या है। पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे नंबर पे एशिया आता है, तीसरे नंबर पे यूरोप आता है, चौथे नंबर पे ये यूएस नॉर्थ अमेरिका आता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कितना कितना आता है, इसको आपको दिखाते चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये महाद्वीप हो गया, तो महाद्वीप हो गया, इसमें सबसे अधिक जो है जान लीजिए ये चीजें क्या सबसे अधिक जो है इसमें देशों की जो संख्या आती है इसमें सबसे अधिक किसमें है? तो ये अफ्रीका में। अफ्रीका में लगभग जान लीजिए कि इसमें जो है 54 जो है देश आते हैं। कितना है? 54 देश है। और उसके बाद जो है एशिया आ जाते हैं, तो एशिया में लगभग आपको जो है 48 देश है। कितना है? 48 देश है ये एशिया में। उसके बाद जो आ जाते हैं यूरोप में। यूरोप में अगर देख लिया जाए तो 48 देश है। कितना है? 48 देश है। उसके बाद आते हैं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में अगर आते हैं तो इसमें जो 44 देश कंट्री आते हैं। तो इसको ध्यान रखिए, देशों के हिसाब से अगर चला जाता है सबसे बड़ा जो है अफ्रीका है, उसके बाद जो है एशिया है। एशिया ऐसे द्वीपों में सबसे अधिक होगा, ठीक है। लेकिन अफ्रीका में देशों की बातें कर लेते हैं तो देश में अफ्रीका सबसे अधिक है। उसके बाद जो है एशिया है, उसके बाद आपको दिखा दिए हैं यूरोप है, उसके बाद जो है आपका ये दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, अमेरिका है। इसको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, इसमें कहता है कौन सा महासागर जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? दुनिया का सबसे तीसरा महासागर कौन सा है बड़ा जो है सो ये हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। और तीसरे नंबर पे जो है हिंद महासागर, जिसे इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, संतोष ट्रॉफी जो होता है वो किस खेल से संबंधित होता है? देखिए संतोष ट्रॉफी हो गया, ये जो किस खेल में दिया जाता है? ये दिया जाता है फुटबॉल के क्षेत्र में। किसे? फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान IASR जो होता है सो, ठीक है। तो ये जो है ये कहां पे है? देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका अपना जो है लखनऊ में है, नजदीक में ही है। सबसे ज्यादा जो है वहीं पे गन्ना का उत्पादन किया जाता है। वहीं पे क्या होता है कि इसका लखनऊ में जो है ये अनुसंधान जो है खोला गया था, ठीक है। अगला देखिए, दे दिया कि सिंगापुर पठार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए सिंगापुर पठार किस राज्य या किस में कहा जा रहा है? तो ये जान लीजिए, अच्छा सिगुर पठार है, सिंगापुर नहीं है। सिगुर पठार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये तमिलनाडु में है। कहां पे है? तमिलनाडु में है सिगुर पठार जो है सो। अगला नंबर देखिए, कहता है विश्व गोरैया दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, किस वर्ष मनाई जाती है, प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? देखिए विश्व गोरैया दिवस जो होता है ये 20 मार्च को मनाई जाती है। प्रत्येक साल 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाई जाती है। अगला देखिए, दे दिया कि अलकनंदा भागीरथ नदियों के संगम पर स्थित स्थान को किस नाम से जाना जाता है? ऐसे क्वेश्चन जो है आपको क्या होते हैं कि आते रहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये दे दे अलकनंदा भागीरथ नदी का ही दे दे कि संगम को क्या कहते हैं। हो सकता है कि आपको ये भी दे दे इसमें कि अलकनंदा भागीरथ और गंगा जो मिश्रण मिलते हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए उस सभी को क्या कहते हैं, पहले तो ये चीज जान लीजिए कि यहाँ पे अलकनंदा भागीरथ और प्लस गंगा ये तीनों मिलते हैं। तो तीनों मिलते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि देव प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए एक मैप दिखाते हैं जिसके अनुसार क्या होगा कि आपको पूरा याद हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये गंगा है, तो गंगा यहाँ से क्या होती है कि निकलती है, गंगा यहाँ से निकलती हुई जाती है, यहाँ पे आकर के ये मिलती है। तो यहाँ पे कौन कौन सी नदी मिलती है? ये भागीरथ हो गई, गंगा हो गया, इसी को यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? अलकनंदा होता है, ठीक है। ये तीनों मिलते हैं, तो ये तीनों मिलते हैं, इसी को क्या कहते हैं कि देव प्रयाग कहते हैं, ठीक है। फिर आगे गंगा जाती है, गंगा जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी यहाँ पे जाकर के मिलती है। तो मंदाकिनी नदी जहां पे मिलती है उसको क्या कहते हैं कि रुद्र प्रयाग कहते हैं, ठीक है।
इसी तरह से देख लीजिए यहाँ पे पिंडार जो है गंगा मिलती है आकर के यहाँ पे गंगा नदी के साथ में। तो ये गंगा नदी के साथ जब मिलती है तो इसको कारना प्रयाग कहते हैं। तो इसी तरह से है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए इस चार्ट को अगर याद रखिएगा तो इसमें आराम से आप पता लगा लीजिएगा कि कौन नदी किससे मिलने पर क्या होता है कि क्या कहलाता है, सो है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और बाकी सबका पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ में भी ये पूरा तरीका से दिया होगा। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं पे ये सारा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यही रुद्रप्रयाग है, यहीं से निकल के ये मंदाकिनी नदी क्या होता है कि केदारनाथ जो होती है वहां पे जाकर रहती है। ठीक है, गंगोत्री देख लीजिए, ये भागीरथ से होती है, वहां से निकलती हुई गंगोत्री जाती है। तो इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। अगला देखिए, दे दिया है कि डेजर्ट नाइट 21। डेजर्ट नाइट 21 जो है भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास मतलब कि सैन्य अभ्यास करने का जो है एक किसके किसके देश के बीच जो है ये होता है, ये चीजें जाना है। देखिए सैन्य अभ्यास करने का मतलब कि एयर फाइटर जो होता है ना, एयर फोर्स, तो एयर फोर्स का क्या होता है कि वहां पे सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो ये भारत और किस देश के बीच में होता है, किस देश के बीच में है, तो ये है आपका फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में क्या है कि ये डेजर्ट नाइट 21 है। जैसे अगर मान लेते हैं 2021 की अगर बातें कर लेते हैं तो 2021 में इंडिया में ही क्या हुआ था कि आपका प्रैक्टिस किया गया था। क्या है, इंडिया में कहां पे किया गया था, तो इंडिया में आप चले जाइएगा तो ये जो है आपका हरियाणा साइड में क्या हुआ था कि ये युद्ध प्रयास जो है 2021 में जो है किया गया था इंडिया में। ठीक है, 2021 में। तो ये पूछे जाते हैं डेजर्ट नाइट 21 जो है किस देश के बीच जो है सैन्य अभ्यास है, तो ये फ्रांस और जो है भारत के बीच में है। अगला देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस रोग को जो है गुलाबी आंख कहते हैं। तो जो आंख आ जाता है, आंखें जो लाल हो जाती है उसी को क्या कहते हैं कि गुलाबी आंख के नाम से जानते हैं। तो आंख आना मतलब कि गुलाबी आंख के नाम से जानते हैं। अगला देख लीजिए, तो दे दिया कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, ये चीजें जानना है। देखिए सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, ज्योतिबा फुले थे। कौन थे, ज्योतिबा फुले। ये सत्यशोधक समाज क्या था, ये चीजें जान लीजिए। देखिए सत्यशोधक समाज एक तरह का कहिए तो एक तरह का एक छोटा सा जो है एक मतलब कि छोटा सा एक तरह से कहिए तो एक संस्था मतलब संस्था का जो है आयोजन किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि जो छोटे तबके के लोग जो होते हैं, छोटे लोग जो होते हैं जिसे हम लोग का क्या कहते हैं कि अस्पृश्यता का जो छुआछूत जो होता है, जिसको छुआछूत से लोग मानते हैं उसकी बातें करते हैं, छुआछूत। तो ये छुआछूत के समय उसकी क्या थी कि उसको छुआछूत लोग ना माने, उसी के लिए क्या किया गया था कि एक संस्था का जो है स्थापना किया गया था, जिस संस्था का नाम जो है सत्यशोधक समाज किया गया था। क्योंकि उस समय क्या था कि अस्पृश्यता का जो है ज्यादा प्रचलन था, लोग जो है छुआछूत ज्यादा मानते थे। नीच लोगों को क्या करते थे कि जो शूद्र लोग जो थे उनको क्या करते थे, हिंद दृष्टि से देखा करते थे। ठीक है, तो इसलिए जो है उस समय ये ज्योतिबा फुले साहब जो थे ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और उसके छुआछूत को दूर करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर देखिए, कहता है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। ये तो काफी प्रचलित क्वेश्चन है, बार बार जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक जो लिखी गई थी अबुल कलाम आजाद साहब के द्वारा। किसके, अबुल कलाम आजाद साहब के द्वारा जो है ये इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक में क्या दिखाया गया है दोस्त, इस पुस्तक में ये चीज दिखाई गई है कि भारत आजादी के पहले क्या थी, भारत को आजादी कैसे मिली थी, आजादी से कैसे मतलब की स्वतंत्रता ली थी, जो गुलाम थे देश उस समय उसके तहत आजादी जो देश की मिली वो कैसे लिए थे, उसके बारे में जो है इंडियन विंस जो है फ्रीडम पुस्तक जो है लिखी गई है। तो इसको पढ़ना जरूरी है, एक बार हो सके तो पढ़ लीजिएगा, गूगल पे आपको विकिपीडिया में मिल जाएगा, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखिए भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है, ये चीज जानना है। देखिए शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है भारत का, तो ये शास्त्रीय नृत्य ये नहीं है। ठीक है, बाकी कथक, मणिपुर, भांगड़ा ये सभी क्या है कि शास्त्रीय नृत्य है। अगला देखिए, दे दिया है कि सतमाला हिल्स जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए सतमाला हिल्स की अगर बातें कर लेते हैं तो ये कहां पे है, ये महाराष्ट्र में है। कहां पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, सात पहाड़ी कह सकते हैं उसको, तो वो क्या है, सात पहाड़ियों का एक हिल्स है जो महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिलता है। अच्छा, तो इतने क्वेश्चन थे जो आपके टेस्ट में दिए गए थे, 40 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। जो लोग टेस्ट दिए हैं अभी रुक जाएंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे कि अपना स्कोर कार्ड देख लेंगे। और जो लोग नए हैं, अगर आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, इसके लिए एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। कहां पे मिल जाएगा, ये
ये दोस्त आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। ये प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल है, जाकर के क्या कीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन है, इसी पे क्या होता है कि डेली टेस्ट होता है, पर डे होता है डेली, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं, जो लोग एनटीपीसी की क्या कर रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं, जरूर टेस्ट लगाइएगा एनटीपीसी वाले या ग्रुप डी वाले, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ज्यादा फॉर्म गिर रखा है और तैयारी करना जरूरी है। तो इसके लिए जो लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं और टेस्ट देना चाहते हैं जीके जीएस के लिए, किसके लिए, जीके प्लस जीएस के लिए 40 क्वेश्चन रहता है। 40 क्वेश्चन आपको क्या किया जाता है कि प्रोवाइड कराई जाती है, जो 10 मिनट में ही आपको क्या होता है कि सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। उसी का क्या होता है कि यहाँ पे आपका डिस्कशन करा देते हैं। तो इस एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले से, वहां पे ये एप्लीकेशन इसी रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद वहां से टेस्ट लगा लीजिएगा। कौन सा टेस्ट लगाइएगा, ध्यान रखिएगा, नॉन स्टॉप टेस्ट। कौन सा, नॉन स्टॉप टेस्ट है, ध्यान रखना है ये चीजें, क्योंकि टेस्ट आपको कई देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको लगाना कौन सा है, नॉन स्टॉप टेस्ट लगाना है, यही पे होगा। और यही जो लोग टेस्ट दिए हैं उसी का आज क्या है कि डिस्कशन कराए हैं। और देख लीजिए कि जो लोग टेस्ट दिए हैं उसका मार्क्स देख लीजिए, उसका नाम देख लीजिए कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है, उसका मार्क्स कितना है। जैसे कि देख लीजिए पहले नंबर की अगर बातें कर लेते हैं तो ये कमलेश है जो देख लीजिए 38 नंबर लेकर के आया है। उसी तरह से देख लीजिए प्रियांशु है जो 37.67 है। इसके बाद मोहन है, मोहन जो है इतने नंबर लेकर के आए हैं। उसके बाद चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मनीष है। 5वें नंबर पे बात कर लेते हैं तो ये शशि कुमार है। उसके बाद 6ठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सचिन कुमार है। 7वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रमेश सिंह है। उसके बाद 8वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं, 8वें नंबर पे कौन है कि सोनू राम है, ठीक है, जो 8वें नंबर पे है। चलिए उसके बाद आपको दिखाते चलते हैं। 8वें नंबर हो गया है। 9वें नंबर की अगर बातें कर लेते हैं, 9वें नंबर पे देख लीजिएगा अक्षय कुमार है। उसको 10वें नंबर पे कुलदीप भाई है। उसको 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं सुनील बंसल है। 12वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रागिणी कुमारी है। उसके बाद 13वें नंबर की अगर बातें कर लेते हैं तो मणिकांत कुमार है। उसके बाद 14वें नंबर की अगर बातें कर लेते हैं तो ये सुमन पानवार है। 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विजय पाल है। उसको 16वें नंबर की अगर बातें कर लेते हैं तो नीलेश यादव है। 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो कुमुद रंजन है। 18वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मुकेश सौ है जो 18वें नंबर पे है, ठीक है। ये सभी जो है एनटीपीसी टेस्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी टेस्ट है, ग्रुप डी जो टेस्ट दिए हैं उनका भी लिस्ट है, तो उनका भी लिस्ट आपको थोड़ी देर में बताएंगे इसके बाद, ठीक है, कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। चलिए इसके बाद देख लीजिएगा आपको 19वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 19वें नंबर पे कौन है, सुशील राज है। उसके बाद है 20वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अमृता है। उसके बाद 21वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं ललन यादव है। उसके बाद 22वें नंबर की अगर बातें कर लेते हैं तो ये पन्ने लाल पासवान करके है। उसके बाद 23वें नंबर पे ये कमला कुमारी है। उसके बाद देखिएगा 24वें नंबर पे ये दिनेश चौधरी है। उसके बाद 25वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं नीलेश यादव है। 26वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा ये पंकज सूर्या है। उसके बाद 27वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये राजीव यादव है। उसके बाद 28वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये नुसरत खातून है जो 28वें नंबर पे है। चलिए उसके बाद आपको दिखाते चलते हैं। उसके बाद देखिएगा 29वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो शशि मौर्य है। उसके बाद देखिएगा 30वें नंबर की बात कर लेते हैं तो आलोक भाई है। उसके बाद चंद्रा कुमार है। उसके बाद देख लीजिएगा 32वें नंबर पे लक्ष्मण कुमार कानवार करके है। उसके बाद 33वें नंबर पे रविशंकर है। उसके बाद 34वें नंबर पे एमडी साबिर है। उसके बाद जान लीजिए कि 35वें नंबर की बात कर लेते हैं रविशंकर है। उसके बाद 36वें नंबर की बात कर लेते हैं तो ये बम भाई है। उसके बाद लक्ष्मण कुमार कानवेर। 2 बार कैसे टेस्ट दे दिए, एक तो यहाँ पे दे दिए, एक तो यहाँ पे दे दिए। हाउ इज पॉसिबल, कैसे 2 बार टेस्ट दे सकते हैं। चंदन कुमार देख लीजिएगा। उसके बाद 38वें नंबर पे कौन है कि चंदन कुमार है और है नहीं। चलिए इस पे देख लीजिएगा 39वें नंबर पे क्या है कि विनय साहब जो अपने यूपी से। उसके बाद ईसा टिग्गा करके जो है ये 41वें नंबर पे। 42वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विकास कुमार है। ये सभी लोगों ने क्या किया है कि एनटीपीसी में जो है भाग लिए हैं, एनटीपीसी टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं ये लोग हैं, ठीक है। अब जो लोग ग्रुप डी में पार्टिसिपेट किए हैं उनका क्या करते हैं कि मार्क्स आपको दिखाते चलते हैं। तो जो लोग ग्रुप डी के टेस्ट दिए हैं बने रहिएगा लास्ट तक, ये दिखाते हैं आपको। देख लीजिए ये ग्रुप डी वाले के लिए है। ग्रुप डी वाले जिसने जो है क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं उनका है। नंबर 1 पे देख लीजिएगा कि चंदन भाई है। दूसरे नंबर पे ये शंकर पासवान है। तीसरे नंबर पे मोहम्मद आसिफ है। चौथे नंबर पे रमेश भाई है। उस 5वें नंबर पे ये पवन है। उसके बाद ये 6ठे नंबर पे ये महेश कुमार है। 7वें नंबर के बात कर लेते हैं तो रंजन पंडित करके है। उसके बाद 8वें नंबर पे श्वेता कुमारी है। उसके बाद 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं बिट्टू राज है। 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सोहन लाल है जो 10वें नंबर पे है।
देखिएगा उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं 11वें नंबर पे, किधर गए, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ग्रुप डी का, ठीक है। इसके बाद आपको दिखाते हैं 11वें नंबर पे, ये मृत्युंजय भाई है, उसके बाद जो है बम बम भाई है, उसके बाद जो है 12वें 13वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मुकेश साहब है, उसके बाद जो है 14वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुमन पाल है, 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो लखन सिंह है, उसके बाद जो है देख लीजिएगा 16वें नंबर पे ये काजल कुमारी है, उसके बाद जो है तन्नू है, उसके बाद जो है 18वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सूरज कपूर है, उसके बाद जो देख लीजिएगा 19 नंबर पे ये अक्षय कुमार है, 20 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो कमलेश कुमार है, उसके बाद जो है भरत राम करके जो है ये आपका 21 नंबर पे है। अपना अपना स्कोर कार्ड देखते चलिएगा, दिखाते चलते हैं आपको। इसके बाद 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 22वें नंबर पे ये खुशबू कुमारी है, उसके बाद जो है 23वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं बबलू है, उसके बाद जो है 24वें नंबर पे बात कर लेते हैं, 24वें नंबर पे ये कौन है कि राकेश यादव है 24वें नंबर पे। उसके बाद देख लीजिएगा 25वें नंबर पे, 25वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो संजय है, उसके बाद देख लीजिएगा 26वें नंबर पे कौन है कि सुजीत भाई है, उसका 27वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो कमलेश कुमार है, 28वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अली राजा है, उसके बाद 29वें नंबर की बात कर लेते हैं तो ये मोहन कुमार है, 30वें नंबर पे कौन है इंद्रजीत कुमार है, उसके बाद 31वें नंबर पे मोहन दुबे है, 32वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अक्षय यादव है जो 32वें नंबर पे है। इसमें भी काफी लोग जो है पार्टिसिपेट किए हैं। चलिए उसके बाद 33वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं हम, 33वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये क्या है, 33वें पे अनीश कुमार है, उसका 36वें पे सानिया 1 2 3 करके है, उसका 35वें नंबर की बात कर लेते हैं तो अजय कुमार है, उसका 36वें नंबर की बात कर लेते हैं लोकेश शर्मा है, 37वें नंबर की बात कर लेते हैं हरि किशन है, उसका 38वें नंबर की बात कर लेते हैं तो ये सुनील पाल है, 39वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रोशन कुमार है, 40वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो उदय यादव है, 41वें नंबर पे जितेंद्र यादव है, 42वें नंबर पे विनय यूपी से है, 43वें नंबर पे यह रागनी है जो आपका 43वें नंबर पे है। अच्छा तो इतने लोगों ने क्या किया है कि पार्टिसिपेट किए हैं किसमें, ग्रुप डी में। ये ग्रुप डी में क्या किए हैं कि टेस्ट दिए हैं। टेस्ट कौन सा था, ये टेस्ट जो है 24 था। अगला जो है 25 है, तो जो लोग 25 अभी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं जाकर के अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन आपका टेस्ट 5 नंबर का क्या करेंगे कि डिस्कशन लेकर के आएंगे। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। बाकी सबका अगर पीडीएफ लेना होगा तो पीडीएफ कहां से मिल जाएगा दोस्त, पीडीएफ के लिए आपको बता दिए हैं कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। कहां मिलेगा, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे क्या होगा कि इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली डिस्कशन आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए, एनसीईआरटी से आधारित होता है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए दोस्त कि हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। फिलहाल जय हिंद दोस्तों।